नमस्कार दोस्तों, विजय पिंगोले क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और जो है वो आज यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल, जो हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं आज। कल तक जो है वो हमने जो है वो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ पर सारी बातें हो गई है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और उसके जानकारी के बारे में। बट आज जो है वो हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल में क्या था, क्या क्या चेंजेज किया गया, वो सभी जानकारी हम यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे। तो हम जैसे कि बात करते हैं किसकी, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की हम बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल की हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल हमारा चलने वाला है। कब से कब तक चलने वाला है उत्तर वैदिक काल? उत्तर वैदिक काल हमारा चलने वाला है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से यही रहने वाला है इसका कालक्रम, समय। अब जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है वो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और जो आर्य आए थे वो कबीलाई समाज था, कबीलाई ढांचा था। तो क्या हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है वो ऋग्वैदिक काल में जो था वो प्रमुख व्यवसाय पशुपालक था, क्योंकि अलग अलग जगह जाते रहते थे और घूमते रहते थे, घूमंतु प्रवृत्ति के थे। इस वजह से पशुपालक करते थे और गाय को वो अपनी संपत्ति मानते थे, महत्वपूर्ण संपत्ति मानते थे। उसके बाद में सेकंड पशु आया था घोड़ा। अब यहाँ पर बात आती है इसकी और कि अगर उत्तर वैदिक काल की तरफ चलते हैं तो हम इधर आपको जो है वो प्रमुख व्यवसाय जो है वो कृषि देखने को मिलेगा। कृषि क्यों देखने को मिलेगा वो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। तो कृषि देखने को मिलता है इधर, तो व्यवसाय में चेंजेस यहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर पशुपालक था, यहाँ पर जो है वो कृषि, यहाँ पर जो है वो प्रमुख व्यवसाय हो जाता है। अब कृषि व्यवसाय क्यों होता है वो सारी चीज़ें हम बात करें तो बात करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, मोस्ट यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हम डाल के लिखते हैं। तो हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक जीवन, क्या राजनीतिक जीवन की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राजनीतिक जीवन की हम बात करेंगे। तो राजनीतिक जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ ऋग्वैदिक काल से लेके उत्तर वैदिक काल तक आने में क्या क्या यहाँ पर बदलाव किया गया, वो सारी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल का चेंजेज होने का मेन मोटिव था वो क्या था कि यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ, ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई। क्या हुई? लोहे की खोज हुई। जो हमें लोहा क्या था ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को नहीं मिलता था, बट जो है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो लोहे की खोज की गई। अब लोहे की खोज की गई तो क्या इसके साथ में क्या चेंजेज हुआ कि लोहा एक धातु था, धातु बहुत कठोर धातु था। इससे पहले जो है वो ऋग्वैदिक काल में आपको पता होगा तांबे और कांसे के औजार यहाँ पर यूज किए जाते थे, जो काफ़ी कमज़ोर होते थे, जो है वो होते थे। ये लोहा काफ़ी कठोर होता था, तो यहाँ पर जो है वो क्या किया गया, कठोर होने के साथ साथ काफ़ी चीज़ों में यहाँ पर जो है वो काम में लिया गया। जैसे कि मान लीजिए अगर कृषि यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय है तो हल के रूप में खेतों की जुताई और कुछ कटाई, वृक्षों की कटाई, जगह बनाना, साफ सफाई करना, कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर जो है वो लोहे के औजारों का यूज किया गया। कटाई, जुताई, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं लोहे का यूज किया गया। तो लोहे की खोज की गई, कब की गई? लगभग 1000 ईसा पूर्व के समथिंग यहाँ पर खोज हुई। और लोहा हमें जो है वो उत्तर वैदिक काल में ही प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल में हमें लोहा और जो है वो चांदी के साक्ष्य उल्लेख नहीं मिलते हैं, उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं। तो इससे क्या चेंजेज हुआ, यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि हो गया। रीजन मैंने आपको बता दिया कि कृषि क्यों हुआ, कृषि क्यों हुआ बता दिया। अब इसके साथ साथ में यहाँ पर जो जैसे कि यानी ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आने में काफ़ी चीज़ों का
खोज हुई, कई चीज़ें मिली। तो इस वजह से जो है वो समाज जो था उसका भी उन्नति हुई, समाज भी उन्नत हुआ। तो अगर बात करें अर्थव्यवस्था की, किसकी, हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था हमारी यहाँ पर जो है वो कैसी हुई, राजनीतिक रूप से यहाँ पर जो है वो मजबूत हुई। राजनीतिक और हमारी जो है वो सामाजिक और धार्मिक, हमें सभी पक्ष है वो, और आर्थिक रूप से भी हमें काफ़ी आर्थिक उन्नति हमें क्या देखने को मिलती है, उन्नति हमें देखने को मिलती है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पहलुओं में क्या देखने को मिली, उन्नति। क्योंकि रीजन ये था कि उन्नति क्यों नहीं देखने को मिली, हमें काफ़ी चीज़ें अवशेष मिले, खोज हुई और ये सभी चीज़ें हुई। उसके साथ में कृषि करने लगे, जो पशुपालक करते थे, खान पीन करने थे, वो करते थे। तो पहले जो है वो नॉर्मल दिनचर्या चलती थी, बट यहाँ पर काफ़ी चीज़ों के कारण जो है वो काफ़ी उन्नति यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था हो गई थी। उससे क्या हुआ, उससे थोड़ा सा ये बदलाव हुआ कि यहाँ पर जो है वो राजा क्या था, राजा की भी बात करूँ तो यहाँ पर आर्थिक सामाजिक रूप से यहाँ पर जो है वो अच्छी स्थिति हुई, लोगों की सपोर्ट मिला, सभी को कहीं ना कहीं उन्नत औजारों से, उपकरणों से। तो राजा भी क्या हुआ, वंशानुगत हो गया धीरे धीरे। अगर बात करें यहाँ पर, बात करते हैं हम यहाँ पर राजा के बारे में, तो राजा क्या हुआ, पहले आपको पता था कि राजा का यहाँ पर महत्व भी बढ़ा। राजा का क्या हुआ, महत्व बढ़ा, राजा का महत्व बढ़ा। तो वो यहाँ पर राजा जो था वो वंशानुगत बन गया, पद जो था वो वंशानुगत हो गया। आपने देखा होगा ऋग्वैदिक काल में जो है वो वंशानुगत ना होके जो है वो निर्वाचित किया जाता था। काफ़ी जो सभा के लोग थे, समिति हमने देखी थी, समिति के सदस्य, उनके द्वारा जो है वो उसको निर्वाचित किया जाता था। निर्वाचन करके उसे जो है वो बनाया जाता था राजा, और वो रक्षक के रूप में होता था, भूमि उसके अधीन नहीं होती थी। लेकिन क्या हुआ, इधर उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा जो था वो भूमि का स्वामित्व भी बन गया, और जो भूमि थी वो भूमि उनके अधिकार में चली गई। साथ में जो अगर बात करें ऋग्वैदिक काल की, क्योंकि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की अगर तुलना करेंगे उससे आपको समझ में आसानी होगी समझने में, इस वजह से थोड़ी सी तुलना करते हुए चलते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ, राजा जो कर लेता था, कर यहाँ पर स्वैच्छिक नहीं था। किसमें, ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक नहीं था, वो क्या था, वो स्वैच्छिक था, अनिवार्य नहीं था, अनियमित नहीं था। बट जो है वो उत्तर वैदिक काल में अनियमित और अनिवार्य कर दिया गया। स्वैच्छिक था, कर को क्या कहा गया था, ऋग्वैदिक में बलि कहा गया, जो वस्तु दूध घी इनके द्वारा जो है वो कर टैक्स दिया जाता था, वो स्वैच्छिक था, देना था राजा को। बट यहाँ पर क्या किया गया, धीरे धीरे जो है वो अनिवार्य कर दिया गया, नियमित कर दिया गया, नियमित कर दिया गया। तो राजा का महत्व भी क्या हुआ, बढ़ा, राजा का महत्व बढ़ा। तो इसके साथ साथ में और हमें क्या देखने को मिलता है, तो राजा की शक्तियाँ भी हमें देखने को मिली। तो राजा की क्या हुई, राजा की शक्तियाँ भी बढ़ी, क्या हुई, राजा की शक्तियाँ भी बढ़ी। इसके साथ साथ में जो राजा का पद था, तो राजा का पद वंशानुगत हो गया। तो राजा का पद भी क्या हुआ, वंशानुगत हो गया। भूमि का स्वामित्व जो था वो राजा बन गया, अधिकार में आ गया, राजा के अधिकार में भूमि आ गई। इसी के साथ में बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा और भी चेंजेज हुआ। जो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता था, हमने देखा अभी पहले यहाँ पर देखा था हमने कि यहाँ पर निम्न इकाई क्या होती है, परिवार होती है, क्या होती है, परिवार या कुल होती है। उसके बाद में क्या होता है, उसके सेकंड में क्या होता है, गांव होता है, क्या होता है, गांव होता है। उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, विश्व यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके बाद में हमें जो है वो गण देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है वो
जन यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जन। तो जन यहाँ पर क्या हुआ, इसका यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर वृद्धि हुई, जन की क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी जो पहले इतना था, जो इतना था जन, ये जन था, तो इसको क्या किया? इसका विस्तार करके और बड़ा किया गया और जन की जगह क्या कर दिया गया? जनपद। क्या किया गया? जनपद किया गया और जन का जो है वो विस्तार कर दिया गया और उसे ही क्या कहा गया? जनपद। तो हमें जो है वो अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में जन की जगह क्या देखने को मिलेगा? जन की जगह हमें क्या देखने को मिलेगा? जनपद। तो जनपद जो था जन से बड़ा था। जन जो जन थे उसको कई एक या दो जनों को मिला के, जन होते थे उनको मिला के जनपद बना दिया गया। और जन के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर हमें यहाँ पर राष्ट्र का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। जो अथर्ववेद हमें देखने को मिलता है, क्या अथर्ववेद में हमें जो है वो पहली बार हमें राष्ट्र का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है? राष्ट्र का उल्लेख। अथर्ववेद में राष्ट्र का यहाँ पर जो है वो उल्लेख हमें किस में मिलता है? उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस तरीके से परिवार, गांव, विश्व और जन की जगह जनपद हो गया। आकार में जन, काफ़ी जनों को मिला के जो है वो जनपद का निर्माण किया गया। और राष्ट्र यहाँ पर जो है वो राष्ट्र और जनपद का जो मुख्य यहाँ पर मेन होता था वो राजा होता था। चलिए थोड़ा हम यहाँ पर अब आपको बताता हूँ, यहाँ पर नोट डाउन करिए आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर डालिए कि राष्ट्र का उल्लेख अथर्ववेद में पहली क्या हुआ? पहली बार उल्लेख मिला। किसमें मिला? उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र का उल्लेख हमें मिलता है। इसके अलावा जो जन था वो जन को यहाँ पर बढ़ा के, जन का विस्तार करके, जन के विस्तार करके क्या कर दिया गया? जनपद कर दिया। तो जनपद कर दिया। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी यहाँ पर जन देखने को मिलते हैं। जैसे हम उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे कि हमें देखने को मिलता है एक भरत जन, हमें भरत जन और पुरु जन को मिला के क्या कर दिया गया? कुरु जनपद। क्या बना दिया गया? कुरु जनपद बना दिया। इसी तरीके से सेकंड की बात करें तो सेकंड हमें और क्या देखने को मिलता है? तो सेकंड हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है किरवी जन और यहाँ पर एक और हमें देखने को मिलता है तो हमें तुर्वस। इन दोनों को मिला के क्या कर दिया गया? इनको मिला के पांचाल यहाँ पर बना दिया गया, पांचाल जनपद। तो क्या बना दिया गया? पांचाल जनपद यहाँ पर बना दिया गया। तो पांचाल जनपद जो था वो यहाँ पर आर्यों का एक कबीला था, वो जन बना और जन से जनपद यहाँ पर बना। और यहाँ पर जनपद भी यहाँ पर जो है वो जनपद का भी यहाँ पर जो है उल्लेख मिलता है। प्रमुख जनपद अगर बात करें, प्रमुख जनपद, तो प्रमुख जनपद कौन सा था? पांचाल देखने को मिलता है। कौन सा है? पांचाल हमें देखने को मिलता है। जो क्या था? आर्यों का एक कबीला था, कबीले का नाम था, उसे क्या था? पांचाल कहा गया। पहले राजा जो होता था वो एक कबीले का राजा होता था। यहाँ पर क्या हुआ? जो जनपद है उसका कबीला राजा हो गया धीरे धीरे। तो प्रमुख जनपद पांचाल था। इसके आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा और हम डेफिनेशन इसके बारे में जानते हैं। हमने सभी चीज़ों की बात की कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, इसकी वजह से कृषि की यहाँ पर जो है वो उन्नति हुई और उन्नति के बाद में जो है अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप में महत्व बढ़ा। राजा का महत्व बढ़ा तो राजा की शक्तियाँ भी बढ़ी और राजा क्या था वो जो है वो पद था वंशानुगत हो गया। वंशानुगत होने के साथ साथ में राष्ट्र का उल्लेख हमें यहाँ पर अथर्ववेद में पहली बार उल्लेख मिलता है। राजा का
वंशानुगत होते ही जन का विस्तार किया गया और जन की जगह जनपद कर दिया गया मिला मिला के। तो जैसे कि भरत और पुरु करके कुरु जनपद, कृवि और तुरुष में मिलके क्या हो गया, पांचाल। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सभी मैंने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमें इसके साथ साथ में राजा क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो अपनी जो है वो शक्तियों में वृद्धि करता गया। और राजा जो था वो कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों में वृद्धि करता हुआ जो है वो मनमानी करता रहा, वंशानुगत होता गया, वंशानुगत की तरफ चला गया और वंशानुगत यहाँ पर जो है वो पद देखने को मिला। अब यहाँ पर वंशानुगत पद यहाँ पर हो गया तो काफ़ी चीज़ों में बदलाव भी किया गया। जैसे कि अगर बात करें राजा वंशानुगत हो गया तो हमें क्या क्या यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। तो राजा जैसे जैसे यहाँ पर शक्तियाँ यहाँ पर बढ़ाता गया तो यहाँ पर राजा ने क्या किया, यहाँ पर हमें जो है वो प्रमुख संस्थाएं थी, प्रमुख संस्थाएं थी। कौन सी थी, अगर बात करें हमने 4 की बात की थी यहाँ पर, विदत सभा समिति गण, इनकी हमने किस में बात की थी, ऋग्वेदिक काल में। तो क्या किया गया, सभा और समिति का यहाँ पर यहाँ यानी उत्तर वैदिक काल में महत्व कम हो गया। क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में क्या था, वो महत्व जो था वो कम हो गया। ये केवल नाम मात्र की यहाँ पर समितियां रह गई, ये जो है वो नाम मात्र की रह गई। और सभा को क्या किया, सभा को राजा की प्रिवी कौशल बना दिया। क्या बना दिया, प्रिवी कौशल बना दिया। प्रिवी कौशल की बात करें तो यहाँ पर एक सुझाव देने वाली जो है वो क्या बना दिया, सभा बना दिया। सुझाव देने वाली क्या बना दिया, सुझाव देने वाली बना दिया। सुझाव को माने या नहीं माने वो राजा के पास में अधिकार था, केवल सुझाव दे सकती थी, इसका कुछ भी काम नहीं था, कुछ भी ज़्यादा अधिकार यहाँ पर इनको प्राप्त नहीं थे। तो सुझाव देने वाले यहाँ पर जो है वो सहयोगी बना दिया। ज़्यादा राजा पर जो है वो अपने अधिकार थोप नहीं सकती थी, किसी प्रकार के कोई भी नहीं थोप सकती थी, समिति भी यहाँ पर जो है वो नहीं थोप सकती थी। तो राजा जो था वो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था और जो है वो सभी पर अपना हक जमाता था। इसके बाद में अगर बात करें तो राजा यहाँ पर जो है वो जनपदा में देखने को मिलते हैं। तो जनपद भी यहाँ पर जो है वो अपने अपने अलग अलग विस्तार किया गया और काफ़ी यहाँ पर राष्ट्र का या जनपद का भी विस्तार देखने को मिलता है। तो जनपद का विस्तार देखने को मिलता है, विस्तार बढ़ा। क्या बढ़ा, जनपद का क्या हुआ, विस्तार बढ़ गया। और इसके अलावा यहाँ पर बात किया, यहाँ पर सभा जो है वो प्रिवी कौशल यहाँ पर हो गई। अभी यहाँ पर राजा जो है वो क्या हुआ, राजा अपने आप को प्रमुख समझने लगा था, सबसे उच्च यहाँ पर था और अपनी जो वह किसी की बात नहीं, यानी किसी से पाबंदी नहीं थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जनता जो थी वो राजा को क्या करने लगी, तो यहाँ पर जनता राजा को देवताओं का प्रतिनिधि के रूप में पूजने लगी। क्या लगी, यहाँ पर राजा को देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में जो है वो पूजने लगी। ऐसा माना जाता है कि राजा ऐसे मानने लगी कि राजा जो है वो देवताओं तक पहुंचने का जो है वो रास्ता है। उसी के साथ साथ में यहाँ पर और बात आई, तो यहाँ पर राजा जो था देवत्व के रूप में
देवत्व के रूप में पूजा जाने लगा, पूजा जाने लगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस हुए। राजा को यहाँ पर जनता थी वो देवत्व के रूप में पूजने लगी और अपने आप को जो है वो राजा जो थे देवताओं के यहाँ पर प्रतिनिधि मानने लगा। और इसके साथ साथ में क्या किया, करों को यहाँ पर जो था कर थे, कर को स्वैच्छिक या स्वेच्छा से ना देकर इसे क्या कर दिया गया, नियमित कर दिया और करों को भी बढ़ा दिया। क्या कर दिया, करों को भी बढ़ा दिया। अब यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है, देखिए सभी चीज़ें हमने चर्चा की। इसकी प्रमुख संस्थाएं थी सभा को और समिति को यहाँ पर जो है वो महत्व खत्म कर दिया और सभा का राजा जो था वो प्रिवी कौंसिल के रूप में यहाँ पर जो है बना दिया, जो किसी भी काम की नहीं थी। जनपद का विस्तार जो है वो बढ़ाया, धीरे धीरे जनता राजा को देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में पूजने लगी और राजा जो था देवत्व के रूप में पूजा जाने लगा बाद में। उसके बाद में कर को जो स्वेच्छा न करके, पहले स्वेच्छा था स्वैच्छिक रूप से देती थी, वो नियमित कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर बातें रह गई, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर कर के बारे में हमारी बात हो चुकी है। चलिए आगे के यहाँ पर पॉइंट हम देखते हैं। तो हमें और क्या देखने को मिलता है, हमें धीरे धीरे और हमें क्या देखने को मिला, हम बात करें तो हम राजा ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। क्या किया, राजा के द्वारा एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें राजा की प्रमुख रानी से लेकर रत्कार तक को शामिल किया गया। रत्कार तक को शामिल किया गया। तो एक यहाँ पर राजा के द्वारा क्या किया गया, एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर जो बनाई गई, जिसमें प्रमुख रानी से लेके क्या किया गया, रथकार से, यानी निम्न यहाँ पर जो है वो रथकार जो रथ चलाता था उस तक जो है वो, उन तक जो है वो एक यहाँ पर जो है वो प्रशासन व्यवस्था में उनका स्थान दिया गया और कार्य दिए गए। और इनको जो है वो क्या कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया, रत्नीन यहाँ पर कहा गया। क्या कहा गया, रत्नीन। इनको क्या कहा गया, अथर्ववेद में क्या कहा गया, रत्नीन कहा गया। इनको यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था में यहाँ पर जो है वो लिया गया, जिनको यहाँ पर जो है वो सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था में इनको शामिल किया गया, उनको क्या कहा गया, रत्नीन कहा गया। और हमें जो अथर्ववेद में कितने देखने को मिलते हैं, हमें 12 रत्नीन संख्या की बात करें तो संख्या हमें देखने को मिलती है 12। कितनी देखने को मिलती है, 12 हमें देखने को मिलती है। तो 12 की अगर चर्चा करें हम तो 12 की संख्या हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलती है, चलिए बात करते हैं। इससे पहले हम थोड़े से यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। चलिए यहाँ पर पहले आपको सबसे पहले इनके बारे में बता दूं कितने रत्न हैं। और जो कर की बारे में हम बात कर रहे थे कि कर जो थे वो कौन कौन थे या कर को क्या बढ़ा दिया गया था, तो कर के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाल के एक बिंदु आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पर जो कर था वो कर किन के लिए था, वो किन के लिए था और कौन मुक्त था। तो आपने समाज का चारों वर्णों के बारे में बता दिया था ऋग्वेद में कि
कि ब्राह्मण था, यहाँ पर क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। तो शूद्र क्या था? शूद्र क्या था? कर से मुक्त था। क्या था? कर से मुक्त था। और सबसे ज़्यादा अगर बात करूं तो यहाँ पर कर कौन चुकाता था? सबसे ज़्यादा कर चुकाता था। कौन चुकाता था? वैश्य वर्ग। कौन चुकाता था? वैश्य वर्ग यहाँ पर जो है वो कर सबसे ज़्यादा चुकाता था। तो कुछ यहाँ पर नोट डाल के ये भी बिंदु लिख लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं, हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि प्रमुख जो रत्न है, प्रमुख रत्नीन। तो हम प्रमुख रत्नीन में हम यहाँ पर 12 रत्नीन की बात करेंगे। 12 रत्नीन कौन कौन से थे, क्या कार्य थे, वो सभी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। हम पहला जो थे वो पहले की अगर बात करें, हम 12 संख्या यहाँ पर डाल लेते हैं। बारह हमने संख्या डाल ली। पहला आता है राजा। क्या आता है? राजा। बाद में इनके काम के बारे में बताऊंगा। पहला आता है राजा। दूसरा आता है पुरोहित। तीसरा आता है हमारा सेनानी। चौथा आता है हमारा जो है वो युवराज। चौथा क्या आता है? युवराज। पांचवा की बात करें तो हमें पांचवा कौन सा देखने को मिलता है? तो क्या देखने को मिलता है? महिषी। इसके बाद में छठे की बात करें तो छठा हमें देखने को मिलता है सूत। सातवां हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर? ग्रामणी। आठवां हमें देखने को मिलता है क्या? आठवां की बात करें तो यहाँ पर छत्री। नवा हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिला? भागदूत। दसवां हमें देखने को मिलता है संग्रहिता। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिला? 11वां। तो 11वां हमें देखने को मिला अक्षवाप। 12वां हमें लास्ट का देखने को मिलता है पालागल। तो हमें कुछ इस तरीके से ये 12 रत्न हमें देखने को मिले जो राजा के द्वारा यहाँ पर जो है वो व्यवस्थापिका में यहाँ पर जो है वो शामिल किया गया। तो 12 यहाँ पर जो पद थे वो 12 पदों के बारे में यहाँ पर बताया गया कि राजा से या प्रमुख रानी से लेके कहाँ तक का यहाँ पर जानकारी दी गई। जो है वो लास्ट यहाँ पर जो है वो क्या था? सूत जिसे बोलते हैं रथकार, उस तक जो है वो उन तक के व्यक्तियों को शामिल किया गया। तो चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से कि राजा क्या था। राजा था व्यवस्थापिका का या फिर सर्वोच्च व्यवस्थापक। पुरोहित जो था वो पुरोहित क्या था? पुरोहित राजा का क्या था? राजा का सलाहकार। क्या था? राजा का सलाहकार था। पुरोहित जो था वो पुरोहित ब्राह्मणी हुआ करता था। पुरोहित वर्ग था वो पुरोहित जो पद था उसमें ब्राह्मण को ही लिया जाता था। और ये क्या था? कर से मुक्त। क्या था? कर से मुक्त रहता था ये पुरोहित। सेनानी की बात करूं तो क्या था? सेना का प्रमुख, जिसे बोलते हैं हम सेनापति। चलते हैं युवराज की तरफ। तो ये था राजा का पुत्र या बोल सकते हैं यहाँ पर राजा के बाद में जो उत्तराधिकारी होता है वो उत्तराधिकारी पुत्र होता था युवराज। महिषी क्या थी? राजा की प्रमुख पत्नी हमें देखने को मिली। सूत क्या था? सूत हमें और क्या देखने को मिलता है?
सूत जो था वो रथकार था, रथकार। क्या देखने को मिला? रथकार हमें देखने को मिलता है, रथ का देखने को मिला। ग्रामीणी क्या था? ये था गांव का मुखिया। क्या था? गांव का मुखिया। इसके बाद में छत्रिक देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? ये था जो था द्वारपाल होता है ना, द्वारपाल, गेट पे होता है द्वारपाल, रक्षक, वो उसे बोल सकते हैं, रक्षक बोल सकते हैं, जो द्वारपाल, द्वारपाल, द्वारपाल कह सकते हैं। भागदूत, भागदूत क्या देखने को मिला? तो भागदूत क्या था? ये था कर को संग्रहित करने वाला, करने वाला। क्या था? करों को संग्रहित करने वाला या करों को लेने वाला, लेने वाला। तो ये क्या था? भागदूत। इसके बारे में बात आती है संग्रहिता की। ये था कोषाध्यक्ष। क्या था? ये था कोषाध्यक्ष, संग्रहिता। इसके बाद में आता है यक्षवाप। तो यक्षवाप क्या देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है राजा के साथ में जो साथी होता है। क्या? राजा के साथ में जो साथी होता है और जो क्या कार्य करते हैं? जो चौपड़ पासा खेला जाता है। चौपड़ पासे में जैसे 4 व्यक्ति होते हैं और चारों व्यक्तियों के साथ में रहते हैं। ये क्या था? साथी, राजा के साथी, राजा के साथ का साथी। तो राजा का क्या था? साथी था ये, राजा का साथी। कौन से में? कौन से गेम में? चौपड़ पासा, चौपड़ पासा। जो चौपड़ पासा खेला जाता था उसमें यहाँ पर क्या था? अक्षवाप क्या था? साथी था, राजा का सहयोग करने वाला था। पालागल क्या था? पालागल की बात करें तो यहाँ पर मित्र था, राजा का मित्र। क्या था? राजा का मित्र था। तो राजा का मित्र क्या हुआ? यहाँ पर पालागल राजा का मित्र के द्वारा ही क्या थी? संदेश वाक्य कार्य भी किया जाता था। पर्सनल जो राजा के कार्य होते थे, पर्सनल जो चिट्ठियां भेजा जाती थी वो पालागल के द्वारा ही भेजा जाती थी। तो ये कुछ रत्न हो गए, प्रमुख रत्न, इनकी बात हमने कर ली है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो है वो प्रमुख, यहाँ पर कौन सा बात रह गई? हम कल की क्लास में हम लेके जाएंगे, राजनीतिक का सेकंड भाग बनाएंगे। उसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर मटेरियल और बच चुका है, जिसकी अगर बात करें तो यहाँ पर प्रमुख यज्ञ कौन कौन से हैं और उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो है वो यज्ञ कौन कौन से करवाए जाते थे। तो यज्ञों के बारे में कंप्लीट चर्चा नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो कई दिनों से आपको अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करो हर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया करो। दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपको राजस्थान पुलिस और यहाँ पर CET का यहाँ पर जो है वो बैच चल रहा है। इससे रिगार्डिंग, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, इससे उच्च लेवल तक का ही हम यहाँ पर कोर्स लेके चल रहे हैं। आपको अच्छी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। तो कंप्लीट A to Z आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप सभी को सेपरेट आप देखते जाइए, आपको किसी प्रकार का हर टॉपिक का आपको एक वीडियो मिलेगा और कंटिन्यू क्लासें आपको मिल रही है रोज 3। तो आपको कंटिन्यू और भी यहाँ पर जो है वो बैच स्टार्ट किए जाएंगे, साथ में टीचर्स को भी ऐड किया जाएगा। तो हमका सपोर्ट चाहिए, अभी आप सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे, बेस्ट से बेस्ट देने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।